वेलकम टू स्टारलिंक एजुहब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स की सीरीज चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो यहाँ हम पहले सारे बेसिक पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं। Here we are going to study about introduction to economics में इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का डिफरेंस। देखिए बेसिकली हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। जब तक आपका इकोनॉमिक्स क्लियर नहीं है इकोनॉमी समझ में नहीं आएगा। यानी कि आपका इकोनॉमिक्स क्या है, पूरा थियोरी है, और आपका इकोनॉमी क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा द फॉर्मर इज अ डिसिप्लिन स्टडीइंग इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और द लेटर इज स्टिल फ्रेम पिक्चर ऑफ इट। ठीक है, यानी कि अगर इकोनॉमी की बात करें ये पूरा क्या है, आपका प्रैक्टिकल डेटा। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें पूरा थियोरी यानी कि स्टेप है जो आपको पढ़ना पड़ता है समझने के लिए। यानी कि अगर मैं जीडीपी बोल रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए जीडीपी कैलकुलेट कैसा किया जाता है, या फिर जीडीपी का रियल मीनिंग क्या है। तो मीनिंग आपको कौन समझाएगा, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी आपको क्या बताएगा, प्रॉपर कैलकुलेशन एंड डेटा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स विल कम आउट विथ थियरीज ऑफ मार्केट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। और इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसका क्या है, एप्लीकेशन। तो सारी थियोरीज को अप्लाई कर जो डेटा फाइनल आता है उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मीनिंग भी दे दिया इकोनॉमिक्स का। ये ग्रीक टर्म ओइकोनॉमस से लिया गया है, जहां मैंने इसे ब्रेक भी किया है। ओइकोस मीन्स हाउस, नॉमस मीन्स कस्टम या लॉ, इनडायरेक्टली रूल्स ऑफ द हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो स्टडी करता है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस that govern the production, distribution, consumption and services in an economy. देख सकते हो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन जो है एज अ टेबुलर फॉर्मेट यहाँ प्रेजेंट किया है। आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक स्मॉल इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे, मैक्रो मतलब लार्ज इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। माइक्रो एक इंडिविजुअल से शुरू होता है तो मैक्रो एक पूरे कंट्री पे चला जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रो विच मीन्स स्मॉल एंड इंडिविजुअल। एंड मैक्रो को आप देख सकते हो ये भी ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किया गया है, मैक्रोस, जिसका मतलब क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल और एग्रीगेट। So you can see macroeconomics is developed by classical and neoclassical economists Adam Smith and Alfred Marshall. Very important. Macroeconomics किसने develop किया है, J.M. Keynes. You can see microeconomics, it is known as price theory because it helps in determination of price on the basis of individual demand and supply. क्योंकि एक individual के level से इसको देखा जाता है। You can see macroeconomics एक aggregate theory है. It helps in determination of income and employment which helps of aggregate supply. ठीक है, ये टोटल सप्लाई के बारे में बात करता है, टोटल डिमांड के बारे में बात करता है। ये इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देख सकते हो इट इज बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देख सकते हो इट इज बेस्ड ऑन लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर ऑब्जेक्टिव है टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ बेनिफिट, और वही मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप देख सकते हो टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये बहुत ही बारीकी से डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आप देख सकते हो और भी ब्रांचेस होते हैं, डेवलपमेंटल, बिहेवियरल, एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल, इंफॉर्मेशनल, डेमोग्राफिक एक्सेट्रा। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सो आप देख सकते हो पहला ट्रेडिशनल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसा इकोनॉमी, नाम से पता चलता है ट्रेडिशनल, पौराणिक टाइप। सो लेस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ जितने भी एलोकेशन होते हैं रिसोर्सेज को हैबिट्स, रिचुअल या कस्टम के हिसाब से ही होता है। सो इकोनॉमिक रोल जो डिफाइन है ना, एक फैमिली या एक कम्युनिटी करती है। जैसे एग्जाम्पल है ट्राइब्स इन अमेजोन या फिर एबॉर्जिन्स इन ऑस्ट्रेलिया। वहीं फ्री मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो लेस गवर्नमेंट इंटरफियरेंस है। इकोनॉमिक डिसीजन इधर आप देख सकते हो मार्केट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज योर डिमांड एंड सप्लाई। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन फर्म्स, जिसके वजह से आप देख सकते हो कि कस्टमर्स को भी बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप एंड दे मेक देयर डिसीजन विद द डिजायर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। सो एग्जांपल है यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हो कमांड इकोनॉमी, नाम से पता चलता है कमांड।
सो इस सेट की इकोनॉमी आपको नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा में देखने को मिलेगी, यानी जो लीडर बोलेगा वही बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला है। तो यानी लिमिटेड चॉइस होती है कस्टमर्स के पास। तो आप देख सकते हो रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। सो ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन रिसोर्स एलोकेशन भी क्या है, इनएफिशिएंट है, और कंज्यूमर्स को भी क्या है, बहुत कम चॉइसेस है। अगर वही मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, जिससे इंडिया, रशिया, यूके में है, तो ऐसी इकोनॉमी में आप देख सकते हो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स दोनों काम करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं इंडिविजुअली, कहीं कहीं जॉइंट वेंचर में। सो ये द गवर्नमेंट इज द डिसीजन मेकर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन मेक डिसीजन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अगर ओपन इकोनॉमी की बात करें तो एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां ट्रेड हर एक इकोनॉमी के साथ की जाती है, ठीक है। इन दिस इकोनॉमी मार्केट इज मोस्टली फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स and where exports and imports form a large percentage of the GDP. तो अगर मैं यहाँ बात करूँ क्लोज इकोनॉमी, तो आप देख सकते हो क्लोज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ कोई भी ट्रेड या ट्रेड एरिया नहीं होती है दूसरे इकोनॉमी के साथ, ठीक है। सो इन दिस इकोनॉमी द कंज्यूमर गेट एवरीथिंग उनके ही इकोनॉमिक बॉर्डर के अंदर। तो यहाँ गवर्नमेंट ही आर्बिट्रेटर होता है जो सारे भाव करेगा, या आर्टिकुलेटर होगा, या जो भी प्रोवाइड करना है फैसिलेटर भी होगा। देखिए इंडियन इकोनॉमी भी एक टाइम क्लोज इकोनॉमी थी। 1991 में ओपन इकोनॉमी हुई जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी का प्रोविजन लाया विद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नाम से ही पता चलता है प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो ये कंप्लीटली या तो प्राइवेट या कॉर्पोरेट ओनरशिप, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो तो गवर्नमेंट यूजुअली इंटरफियर नहीं करता है, ठीक है। इधर ये खुद डिसाइड करते हैं, लाइक फ्री एंटरप्राइज होता है जो डिसाइड करता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू मेक श्योर दैट इकोनॉमी रन्स मोस्ट एफिशिएंटली इन मीटिंग पीपल्स नीड। सोशलिस्ट इकोनॉमी आप देख सकते हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती है, न कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। तो आप देख सकते हो सोशलिज्म फेवर करता है कॉपरेशन, वेयरएज कैपिटलिज्म फेवर करता है कंपटीशन। एक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म, वो आया था बेस्ड ऑन राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स। सो यू कैन सी कम्युनिज्म क्या है, एक एडुकेट क्लास स्ट्रगल है। कम्युनिज्म को आप कनेक्ट कर सकते हो क्लास स्ट्रगल से। एंड रिवॉल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी ऑफ कॉपरेशन विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉशिंगटन कंसेंसस। ये क्या है, वॉशिंगटन एक प्लेस है यूएस में जहाँ एक मीटिंग होगी जहाँ इकोनॉमी को कैसे चलानी चाहिए उसको लेकर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। तो देखिए द टर्म वाज कॉइन्ड बाय यूएस इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन। वेरी इंपॉर्टेंट, वॉशिंगटन कंसेंसस इज अ सेट ऑफ 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन बाय वॉशिंगटन। सो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बेस्ट इंस्टीट्यूशन। तो आप देख सकते हो IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ये सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। So you can see it constitute the standard reform package, प्रमोट करेगा क्राइसिस स्ट्राइकिंग डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, कि कोई भी कंट्रीज जो है वो फेस कर रहा है कोई भी क्राइसिस तो वो कैसे निकल सकता है। तो एक बेसिक रूल दिया है इसमें, एक प्रिंसिपल दिया है। सो यू कैन सी द प्रिस्क्रिप्शंस encompass the policies in such areas as macroeconomic stabilization, economic opening with respect to both trade and investment, and expansion of market forces within the government economy। वाले 10 का 10 पॉलिसी जो वॉशिंगटन कंसेंसस में मेंशन है। तो पहला आप देख सकते हो फिस्कल पॉलिसी डिसिप्लिन रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू या टैक्स पॉलिसी कैसी होनी चाहिए उस पर डिस्कस किया गया था। रीडायरेक्शन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग फ्रॉम सब्सिडीज उस पर डिस्कस किया गया था। यानी आप देख सकते हो स्पेशली इंडिस्क्रिमिनेट सब्सिडीज टुवर्ड्स ब्रॉड बेस्ड प्रोविजंस ऑफ की प्रो ग्रोथ, प्रो पुअर सर्विसेज लाइक प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की इस पे फोकस करना चाहिए, उस पे ये बातें की गई थी। टैक्स रिफॉर्म कैसे करना चाहिए उस पर बातें की गई थी। टैक्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा अडॉप्ट करना चाहिए उस पर बातें की गई थी। इंटरेस्ट रेट डेटा मार्केट डिटरमाइंड एंड पॉजिटिव इन रियल टर्म उस पर बातें की गई थी। कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट यू कैन सी ट्रेड लिबरल होना चाहिए, इसके ऊपर बातें की गई थी। लिबरलाइजेशन ऑफ इनवर्ड FDI, यू कैन सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी कितना लिबरलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पर भी बातें की गई थी। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइज के भी बारे में बात की गई थी जिससे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे, GDP ग्रोथ रेट भी अच्छा होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएंगे,
डीरेगुलेशन के बारे में बात की गई थी। डीरेगुलेशन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ बात की गई थी अबॉलिशन ऑफ रेगुलेशन दैट इम्पीड मार्केट एंट्री और रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। तो कंपटीशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, तो मार्केट में जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इसको अबॉलिश करने की बात की गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट, लीगल सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी यहाँ फोकस किया गया था। नेक्स्ट आप देख सकते हो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बहुत ही सिंपल है, इंडियन इकोनॉमी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। यू कैन सी पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अपने काम करते हैं। स्टैट्यूटरी एंड कॉर्पोरेशंस होते हैं, कोई एक्ट पास करके बना दिया गया है। गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में तो आप देख सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सिंगल एंटरप्रेन्योर है, या पार्टनरशिप पे है, या जॉइंट हिंदू फैमिली है, कोऑपरेटिव है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती है, या कोई कंपनी पब्लिक या प्राइवेट हो सकती है। इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी इंडियन इकोनॉमी ये 2 सेक्टर से बहुत एफिशिएंटली चलता है। कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से एफिशिएंटली चलता है और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, वैसे पब्लिक सेक्टर वेलफेयर ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट देख सकते हो आप प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या काम होते हैं, तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये सारे क्या होते हैं प्राइमरी सेक्टर। स्पेशली जो नेचर से हम डायरेक्ट यूज करते हैं रिसोर्सेस, उसको प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर किया जाता है, जिसको हमने बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं किया है। सो यू कैन सी इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो you can see people engaged in primary activities are called red collar workers, very very important, ठीक है, due to the outdoor nature of their work। आप देख सकते हो सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ इंडस्ट्रीज होती है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को यूज करके। ठीक है, तो हैंस इट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी दैट मैन्युफैक्चर गुड्स रेदर देन प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स। Since this sector is associated with different kinds of industry, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में कनेक्ट किया जाता है। So people engaged in secondary activities are called blue collar। याद रखिएगा blue collar, अभी हमने पढ़ा था red collar। ठीक है, एग्जाम्पल है लाइक मिल प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल, या स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग पॉट्स, आर्टिशन प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग स्टील, केमिकल, प्लास्टिक, ऑयल रिफाइनरी, फूड प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो यहाँ हम बात करते हैं कोर इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिसके बिना कोई भी काम हो ही नहीं सकता, यानी ये समझ लीजिएगा ये मेजर पावर है जिसके बिना हर एक काम ऑलमोस्ट अधूरा होगा इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, तो ये वो कोर सेक्टर है जिसके बिना कोई भी चीजें पॉसिबल ना हो पाएगी, ऐसा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कोर मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। तो आप देख सकते हैं इधर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में क्या क्या है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी। और इसके वेटेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। आप देख सकते हैं परसेंटेज में कुछ वेटेज है, हर साल ये वेटेज बदलते हैं। तो आपको ये 8 कोर इंडस्ट्रीज तो याद रखना है, वेटेज के हिसाब से याद रखना है, तो एक बार आपको वो अपडेट करना पड़ेगा वेटेज। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम वेटेज किसको दिया गया है, लोएस्ट वेटेज किसको दिया गया है, या अरेंजमेंट्स को लेकर क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आपको हर साल अपडेट करना पड़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारे कोर इंडस्ट्रीज याद करना है। सो नेक्स्ट टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं हेल्थ केयर, बैंकिंग, रेस्टोरेंट, लॉ, रिटेल, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं जो सर्विस देते हैं। ठीक है, दिस सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। सो बाय इटसेल्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टर्शियरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड्स, but they are an aid or a support for production. So you can see goods transported by trucks or trains, banking, insurance, finance, etc. come under the sector. So it provides a value addition to a product, same as secondary sector. तो यहाँ के लोग जो काम करते हैं उनको बोलते हैं white collar jobs. देख सकते हो सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री के साथ एक और इंडस्ट्री होती है सनसेट इंडस्ट्री। देखिए सनराइज एंड सनसेट इंडस्ट्री में इतना सा ही फर्क है। सनराइज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एमर्ज हो रही है और आगे जाके मार्केट में बूम करने वाली है। ठीक है, और सनसेट इंडस्ट्री भी एमर्जिंग होती है, लेकिन ये कंपटीशन को मीट नहीं कर पाती है, तो जल्दी से डिक्लाइन हो जाती है। तो कुछ इंडियन सेक्टर्स की सनराइज सेक्टर आप देख सकते हो।
IT, टेलीकॉम, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिशरीज। ये बेसिकली वो सेक्टर है जहां आप देख सकते हो ग्रोथ रेट भी हाई है, इनोवेशन भी हाई है, पब्लिक अवेयरनेस भी अच्छी खासी है और इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटी को एक वर्ड से ही कनेक्ट करना है आपको, नॉलेज सेक्टर। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो क्वार्टरनरी सेक्टर से इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। It is a process which enables entrepreneur to innovate and improve the quality of service offered in the economy. So personal means employee, ठीक है, वर्किंग इन द ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। सो लाइक अदर टर्शियरी फंक्शन, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स, यानी कि ले लिया जा सकता है दूसरों से भी। लाइक अगर हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ऑफिस, थिएटर्स, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज, तो आप किसी की भी हेल्प यहाँ ले सकते हैं। क्विनरी एक्टिविटीज आप देख सकते हो। क्विनरी आपको एक ही वर्ड से कनेक्ट करना है, टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स होते हैं ये। ठीक है, सो ये डिसीजन मेकर्स इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे, लाइक बॉस आप समझ सकते हो। तो यहाँ जो भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहते हैं। ये फोकस करते हैं क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज। तो आप देख सकते हो ये स्पेशल होते हैं, हाईली पेड स्किल्स होती है ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स होते हैं। तो सारे टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स यहाँ काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं क्विनरी एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एक प्रॉपर प्लान सेक्टर होता है जहाँ फिक्स सैलरी दी जाती है, रेगुलर बुलाया जाता है, शॉर्ट वर्क लिया जाता है, सोशल सिक्योरिटी भी है, लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल इसमें कवर्ड अप है। नेक्स्ट यू कैन सी इनको उतना ही टाइम काम करना पड़ता है जितना उनको बोला गया, लाइक 7 आवर्स तो 7 आवर्स, अगर एक्स्ट्रा काम किए तो उनको ओवर टाइम पे किया जाता है। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं होती है, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, लो इनकम होता है। आप देख सकते हो एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इज अ होम बेस्ड वर्कर और अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर or a wage worker in the unorganized sector and includes a worker in the organized sector who is not covered, very important, not covered by any of the acts pertaining to welfare scheme as mentioned in schedule 2 of the unorganized worker social security act 2008। आप ये भी देख सकते हो the unorganized sector users mainly labor intensive होते हैं, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो वो यूज करते हैं, एंड दे आर हार्डली एनी यूनियंस इन द सेक्टर टू एक्ट एज अ वॉच डॉग, निगरानी रखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो बट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू द नेशनल इनकम इज वेरी सब्सटैंशियल एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो आप देख सकते हो इट एड्स मोर देन 60% टू द national income, while the contribution of organized sector is almost half of the depending on the industries. Watching, happy learning, have a good day.